आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और जी हाँ, आज के हम वीडियो में एक ख़ास मुद्दे पे चर्चा करेंगे। और ये ख़ास मुद्दा रहने वाला है कि रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा रिटर्न कैसे पा सकते हैं। तो ये आज का जो वीडियो है, ये जो चर्चा है इसी आधार पे रहेगी कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आप चीज़ें समझ पाएंगे। अन्यथा बीच बात में जैसे स्किप करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। तो देखिए दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के दो ऑप्शन होते हैं। एक तो कमर्शियल रियल स्टेट होता है, एक रेजिडेंशियल रियल स्टेट। अब पहले तो आपको चुनना है कि आपको कमर्शियल के साथ जाना है या फिर रेजिडेंशियल रियल स्टेट के साथ जाना है। देखिए, दोनों में ही प्रॉफिट मिलता है देखने को, बट दोनों में ही मतलब अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलते हैं। पर उसके लिए आपको सही जगह और सही समय चूज़ करना होता है। मतलब कि सही जगह निवेश करें और एक सही समय पे निवेश करें। अब इसके लिए मैं आपको एक अभी हाल फिलहाल के कुछ गतिविधियां हुई थी गुड़गांव में। जो कि गुड़गांव रियल एस्टेट में रुचि रखते हैं, उनको काफ़ी हद तक इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। तो उसे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, तो उसे आप समझें और उसके बाद आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलेगी कि मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए, आज से 1.5 साल पहले स्मार्ट वर्ल्ड और M3M का प्रोजेक्ट आया था, दीनदयाल फ्लोर्स का। तो उस टाइम में इनिशियल में कुछ उसमें दुविधा भी थी कि हाँ, रेरा नहीं आया। काफ़ी लोग उस टाइम में संकोच में थे कि क्या करा जाए, क्या ना किया जाए। बट कुछ लोग उसके साथ बने रहे और स्टार्टिंग में उसमें जो भी बुकिंग थी अपनी कर दी। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वहाँ पे रेट इजाफा होता रहा, इजाफा होता रहा। और आज के समय में जो 80-85 की जो चीज़ थी, आज वो 120 के आसपास पहुँच गई है। जो 70-75 का 2 BHK आता था, वो भी आज 1 करोड़ के आसपास वहाँ पे चीज़ें पहुँच चुकी है। तो देखिए, मतलब जिसने टाइमली और सही जगह मतलब चूज़ी और सही टाइम पे घुसा, तो उसको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब देखिए, मान लीजिए कि ठीक है, बिल्डर का अभी जो रेट है हम उसके अनुमानित रिटर्न लगा रहे हैं। बट अगर देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी वेरिएशन आता है तो फिर भी आपको एक रिटर्न देखने को अच्छा खासा मिला है यहाँ पे। ऐसे ही जैसे उसके साथ में अगर हम बात करें, अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल की बात करते हैं तो अभी ये आशियाना का एक प्रोजेक्ट आया था, आशियाना अमराह करके, सेक्टर 93 में हाई राइज में था ये प्रोजेक्ट। तो उसमें आप देखेंगे कि जो इनिशियल जो पीरियड था, इनिशियल पीरियड में या फर्स्ट फेज़ में बहुत अच्छे रेट थे। मैं अगर मानता हूँ, जो मैं मार्केट एनालाइज करता हूँ, पूरी मार्केट के हिसाब से कंपैरिजन करता हूँ कि हाई राइजेस के क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पे, और इस तरह की फैसिलिटी का हाई राइज आएगा तो उसका क्या रेट होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बड़े वाजिब से रेट थे। और उससे आपको देखिए अप्रिसिएशन होने का स्कोप बना रहेगा। तो अप्रिसिएशन होगा। आशियाना अमराव ने जिन्होंने चीज़ें ली हैं, वो एक अच्छा खासा अप्रिसिएशन आपको इन फ्यूचर दे के जाने वाली हैं। और इनमें आप देखेंगे कि 5 फेसेस में ये प्रोजेक्ट आना है। तो 5 फेसेस में प्रोजेक्ट आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो फर्स्ट फेज़ में जिन्होंने बुकिंग की है, उनके पास एक अच्छा खासा एडवांटेज रहेगा और उनको एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन एट दी एंड देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट में। तो आप देखिए, ये मैंने अभी स्मार्ट वर्ल्ड M3M और आशियाना का एग्जांपल लिया। बट अगर अब हम स्मार्ट वर्ल्ड और M3M में आज के हिसाब से चर्चा करते हैं और आज के हिसाब से अगर हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें और हम सोचेंगे पोजीशन में बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, तो अब नहीं मिलेगा। तो जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट था, जो स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट था, वो अभी निकल चुका है। हाँ ठीक है, आपको चीज़ें ठीक है कि 6-7 महीने के अंदर हो सकता है कि डिलीवरीज मिल जाए इस प्रोजेक्ट में। और आपको एंड यूज़ के लिए अगर प्रोडक्ट लेना है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। बट अब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट और M3M के प्रोजेक्ट में खास ऐसा कुछ बचा नहीं है। बट अगर अगर आप फिर भी कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देख रहे हैं कि भी मेरा एंड यूज़ भी हो जाए, मेरा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी मिल जाए, तो अभी इनका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है जैसे सेक्टर 79 में, अगर उसमें अच्छा खासा रेट आता है, कॉम्पिटिटिव रेट आता है, तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। पर 89 में जो चीज़ें हैं या 61 की अगर हम बात करते हैं,
तो यहाँ पे अब एक इतना रेट बढ़ चुका है कि अब वो बहुत जल्दी से इसके ऊपर नहीं जाएंगी चीज़ें। तो आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं तो अभी इनको आप अवॉइड कर सकते हैं। और हाल फिलहाल में अगर एक और फ्लोर्स की बात करते हैं तो डीएलएफ के भी फ्लोर्स आए थे। तो डीएलएफ ने देखिए अपना ब्रांड नेम का पैसा लिया है, और जहाँ पे चीज़ें इतनी रेट की नहीं थी वहाँ पे एक अच्छा खासा रेट चार्ज किया है। ऐसे ही उन्होंने प्लॉट्स में भी किया था, ऐसे उन्होंने फ्लोर्स में भी किया है। तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। तो जिसने डीएलएफ में पैसा लगाया है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, उनको भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं दिखेगा। ठीक है, ब्रांड वैल्यू है, मानता हूँ, बट ब्रांड से ये मतलब नहीं है कि हाँ वो बहुत अच्छा खासा अप्रिशिएट हो जाएगा। आपको ये देखना है कि आसपास में उसकी जो एरिया है उस एरिया में उसी तरह के प्रोजेक्ट किस रेट पे बिक रहे हैं। आप देखिए जैसे स्मार्ट वर्ल्ड और M3M की बात करते हैं, ऑल दो ठीक है उनका साइज़ में भी प्लॉट साइज़ थोड़ा बहुत छोटा होगा, बट आज वो 1.20 के आसपास चीज़ें वहाँ पे 3 BHK के ट्रेंड कर रहा है, और 1.25 की रेंज में आपका डीएलएफ ने लेके आया, फिर 1.35 तक भी चीज़ें बिकी हैं। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत कम दिखता है। अगर आप मान लीजिए 1.5 या 1.25 करोड़ की एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं डीएलएफ से, तो 1.5 से 1.25 करोड़ में तो इनके जो पुराने इन्होंने जो 200-250 गज की फ्लोर्स निकाली थी वहाँ पे रीसेल में चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट या स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ऐसे ही आपको एनालाइज करना है हर एक जगह। ये एग्जांपल्स मैंने लिए थे आपके लिए, कुछ एग्जांपल रखे हैं आपके सामने कि जिनमें आपको एक क्लैरिटी मिले कि कहाँ पे देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रियल एस्टेट में एक अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो पहले तो पूरे एरिया को एनालाइज कीजिए, उस प्रॉपर्टी को एनालाइज कीजिए, उसके आसपास उससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी को एनालाइज कीजिए, फिर उसके अंदर घुसिए। देखिए अभी हाल फिलहाल अब जहाँ पे अब मैं आपको बता दूं कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट मुझे दिखता है, जैसे सिग्नेचर की फ्लोर्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे हाल फिलहाल में सिग्नेचर के फ्लोर्स हैं गुड़गांव में। अगर हम रेजिडेंशियल के ऊपर लेके चल रहे हैं, अभी फ़िलहाल फोकस हमारा रेजिडेंशियल पे है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं ज़्यादातर रेजिडेंशियल मार्केट ही करता हूँ, कमर्शियल में बहुत कम काम करता हूँ। बट कमर्शियल में काम नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि कमर्शियल बुरा है, उसके ऊपर भी मैं चर्चा आगे करूँगा, पर अभी फ़िलहाल रेजिडेंशियल तक ही सीमित रखते हैं इस चर्चा को। तो देखिए रेजिडेंशियल में अगर हम बात करें तो सिग्नेचर के जो फ्लोर्स हैं वहाँ पे अभी स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि उनके जो रेट्स हैं वो एकदम से नहीं बढ़े। रेट्स थोड़े बहुत बढ़े हैं पर इतने नहीं बढ़े हैं, क्योंकि उनका जो सेल था, स्केल का ग्राफ भी ऐसा नहीं हुआ कि स्मार्ट वर्ल्ड M3M की तरह एकदम से बढ़ा। तो ये स्केल का ग्राफ भी थोड़ा सा डाउन है। अब उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, कुछ मार्केटिंग की टैक्टिक्स होती हैं। हर एक जो मार्केटिंग करता है कोई अपने प्रोडक्ट की बहुत अच्छे तरीके से करता है। फिर स्मार्ट वर्ल्ड M3M जो है वो ब्रोकर्स के थ्रू मार्केटिंग करवाते हैं, फिर अच्छी खासी ब्रोकरेज देते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि ब्रोकर्स भी उसी चीज़ को प्रमोट करते हैं। अब जैसे कि आप दुकान में जाइएगा तो दुकान में जिस प्रोडक्ट में एक अच्छा खासा मार्जिन होता है तो दुकानदार उसी प्रोडक्ट को आपको रेकमेंड करेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है सर, ये ले लो, ये ले लो। तो इसी तरह से मार्केटिंग हुई है स्मार्ट वर्ल्ड M3M की, तो इसलिए वो जल्दी बिका। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिग्नेचर वाला प्रोडक्ट बेकार है। उसमें क्योंकि देखिए एक पेमेंट प्लान इतना अट्रैक्टिव नहीं था, और चीज़ें थोड़ा सा स्लो डाउन भी रही इनिशियल पीरियड में, क्योंकि बिल्डर का माल इतना बिका नहीं, तो बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन में भी थोड़ा बहुत डिले कर दिया। तो इस वजह से लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट नहीं हुए इसके में। बट वहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें अभी भी बड़े वाजिब से रेट में मिल रही हैं। अगर आप उसमें पैसा लगाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि वो जब आपको पोजीशन पे या इन बिटवीन कहीं ना कहीं अच्छा रिटर्न्स वहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का अभी चांस है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का चांस है, क्योंकि उसका रेट वाजिब है। वाजिब रेट है तो आप चीज़ लेंगे तो वहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बट अगर एक चीज़ का रेट ही इतना ऊपर हो चुका है, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ का, हर एक चीज एरिया का एक रेट तय होता है, तो अगर उस रेट से ज़्यादा चीज़ें महंगी ले लेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपको अंत में इतना प्रॉफिट नहीं दे के जाएंगी। तो इस चीज़ों को एनालाइज कीजिए, चाहे आप कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सही जगह और सही समय को चुनें। अगर सही जगह और सही समय को चुनेंगे तभी आपको एक अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। और कमर्शियल रियल एस्टेट में भी बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं। मैं तो इवन तो कहूँगा कि रेजिडेंशियल से ज़्यादा
मिलते हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है। रिस्क यही होता है कि भाई मार्केट नहीं चलेगी या मार्केट में कोई इश्यूज़ तो नहीं आ जाएंगे, बाद में बिल्डर कैसे मार्केट रन अप करेगा, तो ये बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो इन सब को चीज़ों को एनालाइज करके ही जाना चाहिए आपको कमर्शियल रियल एस्टेट में। और कमर्शियल रियल एस्टेट में जाने के लिए थोड़ा सा सतर्कता ज़्यादा बरतनी पड़ती है, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, R&D करनी पड़ती है, कुछ एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी पड़ती है। जबकि रेजिडेंशियल में ऐसा नहीं है। रेजिडेंशियल में नॉर्मली कोई भी जाके अपना देख सकता है कि हाँ आसपास है, कि एरिया कैसा डेवलप है, क्या है उसमें आसपास, क्या जेंट्री है, और लोग आ जाएंगे रेंट पे। तो रेंट पे तो ईजिली हो जाती हैं चीज़ें, मतलब जो। बट अगर मार्केट है या जो कमर्शियल रियल एस्टेट है, अगर वहाँ पे अच्छा क्राउड नहीं आ रहा है, या फिर मतलब वहाँ पे एक भीड़ नहीं है, तो वहाँ पे चीज़ें रेंट आउट भी नहीं होती और सेल तो करना खैर मुश्किल हो ही जाती है। तो इसलिए कमर्शियल में थोड़ा रिटर्न्स अच्छे हैं, ऐसा नो डाउट कि रिटर्न्स नहीं मिलते या बिल्कुल ज़ीरो है। बट उसके लिए आपको सतर्कता और दिमाग, या फिर आप कहें कि एक्सपर्ट की राय लेना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय रेजिडेंशियल में। रेजिडेंशियल में एक आम तौर पे आप अपने हिसाब से भी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आप अच्छा खासा रिटर्न पाना चाहते हैं, चाहे कमर्शियल में पाना चाहते हैं, चाहे आप रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में एक अच्छा खासा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सही समय और सही जगह का चुनाव करना पड़ेगा, अन्यथा आपको लॉस ही होगा। जैसे मैंने हाल फिलहाल चर्चा करी कि DLF की चीज़ें महंगी थी, जिन्होंने महंगी ली है, अगर वो इतना एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ये और चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है। बट जिन्होंने आशियाना का प्रोजेक्ट लिया है, आशियाना में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखता है। और ऐसे ही अगर हम स्मार्ट वर्ल्ड की जैसे बात कर रहे थे कि स्मार्ट वर्ल्ड में भी चीज़ें बढ़ी, क्योंकि वहाँ पे भी पहले जो स्कोप था, जो उसकी जो प्राइस थे, जो इनिशियल पीरियड में जो प्राइस थे, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट का बहुत बड़ा स्कोप था। तो वो आपने देखा ही कि उस वजह से वहाँ पे चीज़ें बढ़ी भी और लोगों को फ़ायदा भी हुआ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो सही जगह सही समय जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर वो आप चूज़ करने में कहीं मिस हो गए, कहीं गलती हो गई, तो अंत में आपको लॉस होगा। और अगर आपने सही जगह और सही समय चूज़ कर लिया, तो आपको ये फ़ायदा ही देके चीज़ें जाएंगे। और अभी जैसे हाल फिलहाल वाइट लैंड का प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो वाइट लैंड की लोकेशन के हिसाब से रेट वाजिब है, और लोकेशन आपको भी पता है इन फ्यूचर वो अच्छी ही हो जाएगी। तो जो लोग शायद दुविधा में चीज़ें छोड़ रहे हैं वाइट लैंड में, कि वो उस पर CBI रेड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं। क्योंकि अंत में देखेंगे तो उसके रेट्स कहीं ना कहीं इतने एक अच्छे खासे लेवल पे चीज़ें पहुंच जाएंगी, फिर उन्हें पछतावा होगा कि हाँ यार मैंने वो उस टाइम वो चीज़ें छोड़ दी और डाउट में। क्योंकि देखिए ये CBI रेट और ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये सब पॉलिटिकल रीजंस हैं। अब ठीक है, माइंड में चीज़ें दिक्कत करती हैं भाई। ऑब्वियसली कोई भी बिल्डर आ रहा हो, किसी के साथ आप जाना चाह रहे हो, तो ये मन में दुविधा पैदा करती हैं। बट देखिए अगर आप इस रिस्क तो ले ही रहे हैं ना। देखिए रिस्क आप लेके कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, तो एक तरह से रिस्क तो आप किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, तो रिस्क है। तो आप एक रिस्क लेके देखिए, क्या पता वो रिस्क आपका पे आउट हो जाए। अगर देखिए रिस्क नहीं लेंगे तो रिटर्न नहीं पा पाएंगे, सीधी सी बात है। तो इसलिए रिस्क लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए। और ख़ासकर जैसे उनकी सबवेंशन स्कीम है, तो उसमें जा सकते हैं, जिसमें आप अपने ऊपर कम से कम रिस्क रहेगा आपका। मतलब आप एटलीस्ट 10% ही जाके आपका पैसा ब्लॉक होगा। तो अगर बैंक फंडिंग कर रहा है, ऑल तो चाहे वो आपके नाम से फंडिंग कर रहा है, बट वो प्रोजेक्ट की कैपेबिलिटी या कहीं ना कहीं बिल्डर की चीज़ें देख के ही तो कुछ मैं कहूँगा कि फंडिंग कर रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और इस तरह से सही प्रोजेक्ट और सही समय पे उसके अंदर घुसें, तो आपको अंत में फ़ायदा ही होगा, चाहे वो कमर्शियल में जाए, चाहे वो आप रेजिडेंशियल में जाए। तो दोस्तों चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आप रियल एस्टेट में एक अच्छा खासा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो आपको सही जगह और सही समय का चुनाव करना होगा। और इसके लिए अगर आपके पास खुद नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी एक्सपर्ट की राय ले लीजिए, और तो वो और ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। और एक एक्सपर्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि हाँ वो पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे ही आपको स्टिक कर दे। ऐसा एक्सपर्ट की बात नहीं कह रहा मैं, जो जिसके सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट की नॉलेज हो, जिसको हर एक प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज हो, हर एक एरिया के बारे में नॉलेज हो, तो एक्सपर्ट ऐसा
होना चाहिए, तो उससे एटलीस्ट आपको फेयर डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। तो ये थी दोस्तों आज की जो चर्चा थी वीडियो में, और मैं आशा करता हूँ आपको जो आज की चर्चा रही वो अच्छी तरह से समझ आई होगी, और इससे आपको कुछ हद तक क्लैरिटी मिली होगी कि आप रियल एस्टेट में एक अच्छा खासा रिटर्न पाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कहीं भी आपको नुकसान नहीं होगा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में, और फ़ायदा ही दे के जाएंगी ये चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और देखिए आपको ये वीडियो या तथ्य पसंद आए हैं तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। तो बस अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं दोस्तों, और अब आपको जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, जो कि गुड़गांव के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही खास आधारित रहेगा। तो उस पर आपको जल्द चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आपको अलविदा, बाय एंड टेक केयर।